नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में हमें जो देखना है वो गैसेस हैं, ठीक है। गैसें कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, वो सारी चीज़ें एक डिटेल में हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था, तो इसको गैसों तक पहुंचा देते हैं। ओजोन पूरा आपका हो चुका है, ठीक है। ओजोन हमने पढ़ लिया है, ठीक। अभी हम लोग को यहाँ पर गैस देखनी है, ठीक है। प्रमुख गैसें क्या क्या है, ठीक। परिचय देख लीजिए। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहती है। पहली चीज ये जान लीजिए, ये गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैसें हैं, ठीक। इसके बाद ये कह रहे हैं गैस अवस्था में पदार्थ का अनिश्चित आकार व अनिश्चित आयतन होता है, जिसे पात्र इन्हें रखा जाता है उसी प्रकार से वह अपना आयतन और स्वरूप बदल देते हैं, ठीक। उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जो आप सबको पता होती हैं, तो विशेषताएं देख लेते हैं। बेसिकली गैस की जो विशेषताएं हैं वो कॉमन है, आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी, कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। जैसे गैसों में द्रव्यमान होता है, उसके बाद गैस द्रवों और ठोस पदार्थों की तुलना में दूर दूर होते हैं। गैसों का आकार आयतन निश्चित होता है, जैसा कि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे उसी प्रकार का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं जहां पे जैसे उनकी वो मिलती है वो स्पेस, ठीक। गैसों पर दाब डालकर उनका आयतन कम किया जा सकता है। अब आगे आ जाइए, हाइड्रोजन की बात करते हैं। सबसे पहले गैस हमारी है, तो हाइड्रोजन क्या है उसके विषय में यहां तक की पूरी डिटेल दी हुई है। उसके बाद इसके उपयोग के विषय में भी जानेंगे थोड़ा थोड़ा सा। आवर्त सारणी में प्रथम तत्व है ये, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है ये, यह अभी तक ज्ञात तत्वों में सबसे हल्का तत्व है और इसे आवर्त तत्व भी कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मैंने जैसे ओजोन में के लिए कहा था, रामसार साइड जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था, और फिर से कह रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं और स्टेट एग्जामों में भी आते हैं। आप उठाकर क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं, आए हैं। तो आपका ये कर्तव्य है कि आंख बंद करके इस लेक्चर को देखें और ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि सबको फायदा हो पाए। देखिए, सबको फायदा हो पाए इन द सेंस कि बहुत लोग को नहीं पता होता है या चैनल का नाम ही नहीं जान रहे होते हैं, क्योंकि जस्ट यूपीएससी भी नया चैनल क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो जब उनके पास पहुंचेंगे कम से कम उनका फायदा तो होगा, जानेंगे, उसके बाद एग्जाम में आए तो कम से कम कर तो सकते हैं। तो देखिए, 1766 में कैविडिस, वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है, कैविडिस ने इस गैस को लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनाया। किससे बनाया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से इसको बनाया, तथा 1783 में लेवोसिए ने इसे हाइड्रोजन का नाम दिया। बनाया किसने? कैविडिस ने। और इसको बेसिकली नाम किसने दिया हाइड्रोजन नाम? वो लेवोसिए। क्या नाम है? लेवोसिए। देखिए, रोक कर शुद्ध पढ़ने का प्रयास ये रहता है कि गलत ना हो पाए, ठीक है। ये मत सोचिए, दिमाग में बहुत लोग आने लगता है ये रुक रहे हैं, हिंदी नहीं आती क्या? ऐसा नहीं है, शुद्ध पढ़ने का प्रयास है, शुद्ध पढ़ने का प्रयास है। तो इसीलिए ज्यादा ध्यान लेक्चर पे दीजिए, कमियों पे नहीं। या ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, ये बहुत फैक्ट है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है यह सूर्य और उस इसके जैसे चमकने वाले तारों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 0.9% के भार के साथ यह विद्यमान है। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी की सतह का लगभग 0.9% भार हाइड्रोजन का है, ये याद रखिए। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1, 2, 3 होते हैं, क्रमानुसार प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। फिर सुन लीजिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है क्रमानुसार प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 है। उसके बाद ये कह रहा है इसको निम्न ताप, ध्यान सुनिएगा, निम्न ताप, तापमान कम हो और दाब ज्यादा हो पर द्रवित किया जा सकता है। यह गैस जलती तो है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती। आगे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का गलनांक
13.96 जिसको बोलते हो के से, और क्वथनांक जो होता है उसका वो 20.4 के होता है। यह स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है। हाइड्रोजन जल में बहुत कम विलय है क्योंकि इसके अणु अध्रुवीय होते हैं। यह गैस सबसे हल्की होती है तथा वायु की तुलना में इसका घनत्व 0.0695 होता है। इसका उपयोग कहां हो सकता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग होता है। जो वनस्पति तेल होते हैं उसके हाइड्रोजनीकरण में, कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण में, प्रयोगशाला और अनेक उद्योग धंधों में अपचायक की तरह प्रयोग की जाती है। यह द्रवित हाइड्रोजन द्रवित ऑक्सीजन के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसका हाइड्रोजन अनेक कार्बनिक रसायनों, मुख्यतः मैथिलॉन को बनाने में या मैथिलीन को बनाने में भी प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन अनेक जैसे अमोनिया, भाप, अगार, गैस, अनेक उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट आदि बनाने में प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के विषय में जान लेते हैं। ऑक्सीजन 1772 में स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल सीले ने पारे के लाल ऑक्साइड पर सूर्य से आने वाली किरणों को केंद्रित करके ऑक्सीजन गैस प्राप्त की। उसके बाद प्रोस्टेल ने भी ऑक्सीजन को मर्क्यूरिक ऑक्साइड पर सूर्य से आने वाली किरणों की क्रिया द्वारा बनाया और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 8 होती है। फिर से सुन लीजिए कि 1772 ईस्वी में स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल सीले ने पारे के लाल ऑक्साइड पर सूर्य से आने वाली किरणों को केंद्रित करके ऑक्सीजन प्राप्त किया। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक थे प्रोस्टेले ने भी ऑक्सीजन को मर्क्यूरिक ऑक्साइड पर सूर्य से आने वाली किरणों की क्रिया द्वारा बनाया और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन वायु से भारी होता है तथा यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। द्रव्य ऑक्सीजन का रंग हल्का नीला होता है तथा इसका हिमांक जो होता है 54.4 के 54.4, हिंदी इंग्लिश दोनों सुन लीजिए, और 90.2 के या 90.2 के होता है। ठीक, उसके बाद एक क्षारीय पायरोगैलोल द्वारा अवशोषित की जाती है जिसके कारण यह भूरे रंग में परिवर्तित होती है। यह गैस ज्वलनशील नहीं होती लेकिन जलाने में सहायक जरूर होती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक जरूर होती है और हाइड्रोजन जलाने में सहायक नहीं होती। ठीक, आगे कह रहा है कि यह एक अत्यधिक क्रियाशील तत्व है और यह रासायनिक क्रियाओं की ऊष्माक्षेपी होती है। ऑक्सीजन का उपयोग की बात अगर हम करें तो मानव और प्राणियों में जीवन चेतना बनाए रखने के लिए अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है रॉकेट के ईंधन के रूप में द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? रॉकेट के ईंधन के रूप में द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ऑक्सीकारक और विरंजक के पदार्थों में भी होता है। वेल्डिंग आदि कार्यों में भी उच्च ताप के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला और ऑक्सी एसिटिलीन तथा ऑक्सी एथिलीन ज्वाला बनाने में प्रयोग की जाती है। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और 1772 ईस्वी में सर्वप्रथम डेनियल रदरफोर्ड ने, ध्यान सुनिएगा, कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और 1772 ईस्वी में इसको रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को ज्ञात किया था और पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी मात्रा 78 या 79 कह सकते हो, 78 पॉइंट समथिंग में है तो 79 अप्रोक्स कह सकते हो, और 20 समथिंग पॉइंट में जो होती है ऑक्सीजन होती है। तो संयुक्त अवस्था में या साल्टपीटर अमोनिया यूरिया नाइटर आदि यौगिकों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद ये कह रहा है कि नाइट्रोजन भी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। यह वायु से हल्की होती है और इसका वाष्प घनत्व 14 होता है। उसके बाद कह रहा है कि नाइट्रोजन विषैली गैस तो नहीं होती है लेकिन ऑक्सीजन मिलने पर इसे गैस में जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। नाइट्रोजन विषैली गैस तो नहीं है लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल गई इसके साथ में तो यह जीव जंतु इसके वातावरण में जीवित नहीं रह पाते। यह गैस जल में अल्प विलय होती है और आप रूपता प्रदर्शित नहीं करती है। अगर इसके क्वथनांक की बात करें और इसके हिमांक की बात करें तो हिमांक जो होता है वो 63.2 है और इसका क्वथनांक जो है वो 77 के है। अब इसी प्रकार से ओजोन के विषय में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी जान लीजिए कि ओजोन हवा से भारी होती है तथा जल में अल्प विलय होती है। ओजोन
गैस ऑक्सीजन का अपरूप है, इसलिए यह भी एक तत्व है। ओजोन प्रयोगशाला में सिमने के ओजोनाइजर तथा ब्राडी के ओजोनाइजर द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण इसमें विरंजक गुण होते हैं। यह पायरो ऑक्साइडों को सामान्य ऑक्साइडों में अपचयन कर देती है। प्रयोग कहां पे हो सकता है इसका? कृत्रिम रेशम, कपूर बनाने में, कीटनाशक के रूप में, सिनेमा घरों में, जल शोधन में, खाद्य पदार्थ के सड़ने से को जो जैसे खाद्य पदार्थ सड़ जाते हैं तो उसको सड़ने से बचाना काम इसका है। भूमि के नीचे चलने वाली रेलगाड़ी में वायु को शुद्ध रखने में इसका काम प्रयोग होता है। ऑक्सीजन तथा ओजोन क्रमशः क्षारीय पायरोगैलोल और विलयन तथा दालचीनी के तेल द्वारा अवशोषित होती हैं। इसी प्रकार से हीलियम की बात कर लेते हैं। इसका प्रयोग हवाई जहाज के टायरों में, ठीक है, निम्न तापीय भौतिकी में द्रव हीलियम बनाने में, श्वसन के लिए हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण बनाने में, हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोर जो जाते हैं उनके और क्या जो गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं उनको जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है वो कौन सी होती है? हीलियम होती है। वायु के स्थान पर इसी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नियान गैस की बात करें तो यह विद्युत यंत्र जैसे वोल्ट मीटर, रेक्टिफायर आदि बनाने में किया जाता है। आर्गन की बात करें, इसका प्रयोग विद्युत बल्बों, रेडियो बल्बों, जो रेडियो बल्ब होते हैं उनको भरने में होता है, ठीक है। क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन जो गैस है उसका प्रयोग बेसिकली होता है तुम्हारा पानी शुद्ध करने के लिए, ठीक है। इसका प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए सही लिखा है, विरंजक चूर्ण बनाने में, रंजक व विस्फोट बनाने में, कपड़ों व कागज का रंग उड़ाने में, सोने के निष्कर्षण में, पेट्रोल के शोधन में, धातु के निष्कर्ष शोधन में किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्ब में, रेडियो बल्बों के भरने में। इसी प्रकार से क्लोरीन का प्रयोग पानी को शुद्ध करने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, रंजक विस्फोटक बनाने में, कपड़ों और कागज का रंग उड़ाने में, सोने के निष्कर्षण में, पेट्रोल की शोधन में, धातु के निष्कर्ष और शोधन में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा फास्फीन, मस्टर्ड गैस, क्लोरीफ्रेन और विषैली गैसों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये बार बार मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, जैसे इसके पहले हर लेक्चर में मैं पॉइंट लगा देता था कि हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में स्टेट एग्जाम में, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पढ़ रहे हो गैस ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तो कहां तक लगाते फिरोगे, यहाँ से सब में से क्वेश्चन आ सकता है, हर बार आया भी है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपको कवर करना ही होगा, ठीक है। इसको आपको कवर करना ही होगा किसी भी कीमत पर। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। सॉरी। यह गैस रंगहीन गंधहीन होती है और यह गैस वायु में एक प्रत्यक्ष वायु प्रदूषक नहीं है। वायु में अधिकता में कार्बन युक्त है। ईंधन के पूर्ण दहन का पर ये प्राप्त होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में यह गैस लगभग 0.03% मौजूद है तथा वास्तविक रूप से कार्बन का ऑक्साइड ही है जिसमें कार्बन के ऑक्सीकरण की मात्रा +4 होती है। यह गैस चट्टानों और खनिजों के कार्बोनेट में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड किल्वर्णीकरण, दहन तथा श्वसन के उत्पादन में भी प्रयोग की जाती है। यह सबसे भारी गैस है। इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक और आग बुझाने में किया जा सकता है। यदि समस्त पृथ्वी पर वनस्पति नष्ट हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि हो जाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी, जो वर्तमान समय में हो रहा है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र में पानी बढ़ जाएगा। ग्लेशियर पिघलेंगे तो सोचिए नदियों में पानी बढ़ जाएगा, नदियों में पानी बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, बड़ा बाढ़ आएगी तो सब जो घर बने हुए हैं, खेती लगी हुई है, सब कुछ तबाह हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। तो अब सोचिए कि पैसे का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, लोग बेघर हुए कि नहीं हुए, ये मरण के समान ही है। भाई जब बाढ़ आएगी तो कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा कुछ पता थोड़ी है। अब अभी सोचिए रिसेंटली ये जो है वो भूकंप आया हुआ है, कहाँ पे, तुर्की में और सीरिया और इराक साइड में। अब वहां पर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। बताओ कितने लोग मर गए, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी ढह गई है। यही सब तो है। आगे देख लीजिए,
यदि समस्त पृथ्वी पर औसत नष्ट हो जाए, बता ही चुके हैं। या गैस वायु से लगभग 1.5 गुना भारी होती है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से ताप बढ़ता है, अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। यह विषैली गैस नहीं होती, लेकिन प्राणियों और मनुष्यों के जीवित रहने में भी सहायक नहीं है। यह कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे अधिक स्थायी होती है और सॉरी, थोड़ा बेसिकली क्या है, तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम खांसी ये आ रहा है, जो कि इस मौसम की देन है। रात में ठंडी हो रही है, दिन में गर्मी हो रही है, तो जब चीज़ें मिक्स मैच होती हैं तो उसी की वजह से ये चीज़ होती है, समझ सकते हैं आप। तो थोड़ा अगर बोलने में या फिर किसी प्रकार की इस टाइप का डिस्टर्बेंस होता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी कॉन्सेंट्रेट करते हैं लेक्चर में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान होती है, इसीलिए इसे शुष्क बर्फ डाई कोल्ड भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन मैंने बताया था कि पूरा चैप्टर ये फिर से बार बार रिपीट ना करना पड़े, इस पूछा गया है क्वेश्चन कई बार इस पे। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मिश्रण कार्बोजन के नाम से भी जाना जाता है, जो कृत्रिम श्वसन में प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग क्या है? आग बुझाने में, डबल रोटी के फुलाव में, सकरा निर्माण के समय इसके शोधन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्ल जीवाणु रोधी के रूप में प्रयोग होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, जो उच्च दाब पर ठंडा करके प्राप्त की जाती है, जिसका प्रयोग या उपयोग शीतलक या प्रशीतक के रूप में होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? या दम घोटू गैस होती है, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण यही होता है, ठीक है, यही गैस फैलाती है। तब प्रदूषण फैलने में दूसरे स्थान पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का है, ठीक है। इस पे यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाहनों और सिगरेट के धुएं में यही गैस होती है। रात को बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने पर कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और क्योंकि रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है आपका, वो गैस के साथ क्रिया करके कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बना लेता है। मस्टर्ड गैस क्या होती है? अब इसके जो गंध है वो सरसों के तेल जैसी होती है। गैस की प्रकृति विषैली होती है, ठीक है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक के तौर पर किया गया था, रासायनिक हथियार के तौर पर। ल्यूवोसाइड क्या है? यह भी एक प्राकृतिक और विषैली होती है। गैस का प्रयोग जो है दूसरे विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के तौर पर हो चुका है। लाफिंग गैस क्या है? यह वास्तव में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है। आंसू गैस क्या होती है? इसका उपनाम भीड़ को तितर बितर करने वाली गैस है। आंसू गैस बेसिकली रासायनिक संघटक है, जिसका इस्तेमाल अक्सर दंगा नियंत्रण में किया जाता है। यह एक विषैली गैस है, ठीक है। आंसू गैस के रूप में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है सिंथेटिक कार्बन हैलोजन यौगिक। क्या है? सिंथेटिक कार्बन हैलोजन यौगिक। इसे औपचारिक रूप से एक लैक्रोमेट्री या लैक्रीमेट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लैक्रीमेट्री के एजेंट के रूप में जाना जाता है। यह आंखों में कार्निया की नसों को उत्तेजित कर देती हैं, जिससे आंखों में दर्द और आंसू आने लगते हैं, और इससे नुकसान भी है, अंधापन भी हो सकता है इससे। पहली बार इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के रासायनिक हथियारों के रूप में किया जा चुका है, ठीक है। जेनेवा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट है। आंसू गैस में क्या कहा गया है? 1925 का जेनेवा प्रोटोकॉल युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। उसके बाद यह प्रोटोकॉल 8 फरवरी 1928 को लागू हो गया था। इसके बाद आ जाइए, देखते हैं मीथेन गैस या मार्स गैस कहते हैं। बेसिकली यह गैस दलदली स्थानों, आर्द्र भूमि पर पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस है। कोयले की खानों में विस्फोट भी इसी गैस के कारण होता है। धान के खेत पशुओं की जुगाली करते वक्त मीथेन गैस ही उत्सर्जित होती है। आगे कह रहा है एथीन गैस या एथिलीन गैस की बात कर रहे हैं। यह प्राकृतिक गैस या हार्मोन है। गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में पॉलीथीन के निर्माण में किया जा सकता है। एसिटिलीन का इस्तेमाल अगर हम बात करें क्या है, तो इसका निर्माण कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट और जल से होता है, और इस गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग के समय निकलने वाली जो ज्वाला ऑक्सी एसिटिली ज्वाला कहलाती है। जब वेल्डिंग हो रही होती है, साइकिल वगैरह चलाते हैं, कैंची वगैरह टूट जाती है, तो उसकी जो वेल्डिंग होती है, या गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो कोई निकल जाता है तो वेल्डिंग करवाते हो, तो उससे जो आप देखते हो राख निकलती है बहुत तेजी से, इससे चिंगारी निकल रही होती है ना, ऐसे ऐसे करके,
वो क्या कहलाती है? एसिटिलीन ज्वाला कहलाती है। इसका ताप 2800 सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हम जान लेते हैं, पढ़ तो चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? फ्रियोन भी है। ये बेसिकली जो एयर कंडीशन घर में यूज करते हैं और एसी और रेफ्रिजरेटर घर में जो फ्रिज लगाए होते हो उसी से इसका प्रयोग एसी और रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। वर्तमान में इसी गैस के कारण ओजोन की परत नष्ट हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु से बनता है। CFC का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, प्रणोदक, एरोसोल अनुप्रयोगों में और विलयक और तौर पर व्यापक रूप से होता है। ओजोन निषेचन में इसका योगदान देखते हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे यौगिक का निर्माण मिलिट्री प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ और प्रभाव में आया था 1989 में, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से इसमें बंद कर दिया गया है। यह एक ऐसा यौगिक है जो कार्बनिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के परमाणुओं से मिलने से बनता है। इसका उपयोग जैसे मैंने पहले बताया है फ्रिज में और क्या कहते हैं एसी में किया जाता है, ठीक है। इससे निकलने वाली क्लोरीन गैस से ओजोन का काफी क्षय होता है जिससे उस पे छिद्र बन जाता है। कार्बनिक यौगिक की बात हम करें तो मीथेन सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इसकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। आगे कह रहे हैं कि जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी रहता है। ऐतिहासिक तथा पारंपरिक गति के कारण कुछ कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख हैं। फिर से सुन लीजिए, कार्बनिक यौगिक के विषय में कह रहा है मीथेन सबसे सरल कार्बनिक यौगिक, कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है प्रकृति में इनकी संख्या वो 10 लाख के ऊपर ही है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कहा है। उसके बाद कह रहा है कि इनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी रहता है। उसके बाद ऐतिहासिक परंपरागत कारणों से कुछ कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक में नहीं रखा जा सकता। उसमें कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सभी जीव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, RNA, DNA कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। इसी प्रकार से अब आ जाइए LPG के विषय में जान लेते हैं। गैस को रसोई घर गैस भी कहते हैं। LPG का कैलोरी मान जो होता है 50 किलो जूल होता है। गैस द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसमें यूज होता है ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन का मिश्रण, ठीक है। और सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन की मात्रा होती है। LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मार्केटन तथा थायोल नामक गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। याद रखिएगा, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। गारंटी लिख के ले लीजिए, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन हाइड्रोजन से आ सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, LPG के ऊपर 4 बार क्वेश्चन पूछा है। अब आप सोचिए कि LPG के ऊपर 4 बार रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा है। 2021-2022 में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसलिए बोल रहा हूं सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन इस लेक्चर को मिस मत करिएगा। कुछ भी हो जाए ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स कराएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। CNG के विषय में बात कर लेते हैं। यह गैस एक प्रकार से पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का ही मिश्रण है। इसको जलाने के लिए 540 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है, ठीक है। ईंधन को सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना जाता है तथा यह कम प्रदूषण करती है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? गोबर गैस की बात कर रहे हैं। तो मीथेन की मात्रा इसमें कितनी होती है आपकी? 55%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 35%, हाइड्रोजन की मात्रा 7.2%, नाइट्रोजन की मात्रा 2.4% और अल्प मात्रा में जल व अन्य गैसें इसमें होती हैं। इस गैस के संयंत्रों में गोबर तथा अन्य कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के वायु की अनुपस्थिति में सड़ने गलने से इसे गैस का निर्माण होता है। इसका प्रयोग भी ईंधन के रूप में होता है। यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य घटक की बात करें तो मीथेन है जो ज्वलनशील है, जिसे
जलने पर ताप और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आगे कह रहा है कि बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है और जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदल देते हैं। इस गैस को जैविक गैस तथा बायोगैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है। यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की सप्लाई को पूरा करती है। साथ ही बायोगैस तकनीक अवयवी पाचन के बाद उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्रदान करती है जो कि सामान्य उर्वरक की तुलना में बहुत अच्छी होती है। संपीड़ित बायोगैस सीबीजी की बात अगर हम करें तो बांस और किसी भी अपशिष्ट से बायोमास से संपीड़ित बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों वाली प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पर एक विशेष जीवाणु युक्त घोल डाला जाता है। यह गैस कह रहा है कि जिससे एक गैस होती है जिसे तब साफ कर संपीड़ित कर वाहन ईंधन में तैयार किया जाता है। फिर सुन लीजिए इसका प्रोसेस। संपीड़ित बायोगैस को तैयार किया जाता है, ठीक, बनाया जाता है बांस और किसी भी कृषि अपशिष्ट से बायोमास से संपीड़ित बायोगैस को उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया को 2 चरण वाली प्रक्रिया है। इसमें ये 2 चरण वाली प्रक्रिया है। इसमें अपशिष्ट पर एक विशेष जीवाणु युक्त घोल डाल दिया जाता है, तैयार किया गया, उसमें क्या किया, किसी प्रकार का घोल डाला गया। उसके बाद जिससे गैस उत्पन्न होती है, बाद में क्या कहता है, इसे साफ कर संपीड़ित किया जाता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है और इसको ईंधन के लिए वाहनों के लिए तैयार कर दिया जाता है। इसका लाभ ये हो सकता है कि एक तो पहली बात तो बांस और किसी भी कृषि अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। उसके बाद किसानों को लाभ होगा इससे और काफी मात्रा में जो अपशिष्ट होते हैं उसकी बचत हो सकती है। जैसे अपशिष्ट बेकार ही जाते हैं ना, तो उसको ये लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शहरों में भी अपशिष्ट प्रबंधन से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार के संयंत्रों से जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और राज्य प्रतिबद्धताओं में सहायता मिलेगी। संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन से प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी जिससे विदेशी मुद्रा को बचत होगी। बांस और किसी भी कृषि अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन करने से बांस के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और बांस के विषय में लोग जो है ज्यादा जागरूक होंगे और क्या उससे क्या करेंगे भाई, बांस की खेती ज्यादा करेंगे। उसके बाद ये आपका है लास्ट है, आई थिंक लास्ट गैस है फासिजन। यह लहसुन या सड़ी मछली के समान गंध आती है। इससे जल में अल्प विलय या वायु से हल्की भी होती है, हल्की भारी होती है हल्की नहीं होती। गहरे समुद्रों और महासागरों में होम्स सिग्नलों में इसका उपयोग किया जाता है। धूमपाट में भी इसका उपयोग किया जाता है। फैक्ट की बात कर लेते हैं कुछ और। जो फिल्में होती हैं उसमें जिसे धुआं बनाया जाता है, बादल बनाए जाते हैं, आपको पता होगा सब रियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक नहीं होता। बेसिकली उसमें उसके निर्माण में द्रव्य नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? द्रव्य नाइट्रोजन का। उसके बाद कह रहा है सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार जो बल्ब होती है नाइट्रोजन और आर्गन की गैस में भरी होती है। इसी प्रकार से ट्यूबलाइट में आर्गन और पारे की वाष्प होती है। इसी प्रकार से खास सामग्री के पैकेट जैसे में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जैसे चिप्स का पैकेट हो और कुरकुरे होते हैं आपके, ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए और लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे। फिल्म में चलचित्र जो धुएं और बादल दिखाए जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? द्रव्य नाइट्रोजन की वजह से। लाइटर आपने देखा होगा उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन, और इसी प्रकार से ट्यूबलाइट में आर्गन और पारे की वाष्प होती है। ये शायद बीच में पढ़ा था मैंने। हाँ, उसके बाद खास सामग्री के पैकेट में नाइट्रोजन की गैस भरी होती है, वो जैसे आपका चिप्स होता है, कुरकुरे होता है। इसमें नेक्स्ट चैप्टर आपका या नेक्स्ट टॉपिक जो कह सकते हैं वो वैश्विक तापन है। उसमें हम लोग पूरी की पूरी स्लाइड अगले लेक्चर में ले लेंगे और इससे वहीं पर ये पूरी स्लाइड एंड होगी। इसके बाद एक लास्ट पार्ट और बचा है कानूनी, और उसके बाद फिर उसमें टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उसी में हम लोग मिलेंगे। इस लेक्चर इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा आपका, उसके बाद उसमें डायरेक्ट मिलेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट पार्ट जो होगा आपका। और पार्ट इस टाइप का मत समझिएगा, पार्ट इन द सेंस कि इसी में है अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए